नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं आप सभी को जो आपका झारखंड का एग्जाम होने जा रहा है 10 फरवरी को, उसके लिए दोस्तों मैं पिछले 3 साल के लिए आप सबके जितने भी एमसीक्यू के प्रश्न हैं ज्योग्राफी में जितने पूछे गए हैं आपके झारखंड बोर्ड में दोस्तों वो लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों इसमें झारखंड के पिछले 3 साल जिनमें जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं 2025, 2024 और 2023 में, उन सभी को मैं दोस्तों आपको कराऊंगा इस वीडियो में, और इसकी पीडीएफ दोस्तों मैं आपको फ्री में दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे की तरफ। दोस्तों हम ईयर वाइज देखेंगे। पहले आइए देखते हैं 2025 में कौन कौन से एमसीक्यू पूछे गए थे। ठीक दोस्तों, 2025 का पहला एमसीक्यू है रुको और जाने दो, यानी कि स्टॉप एंड गो, यानी कि जो निश्चयवाद है संबंधित है। स्टॉप एंड गो जो निश्चयवाद है किससे संबंधित है दोस्तों? इसका सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें ए, नौ निश्चयवाद से, न्यू डिटरमिनिज्म से। ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें डी, इनमें से सभी, यानी कि खनिज पदार्थ की उपलब्धता, नगरीयकरण, औद्योगिकरण, ये सब क्या करते हैं दोस्तों? जो क्या है हमारा आर्थिक कारक है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, कोल खोज संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंधित है हमारा, इसमें सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सामूहिक कृषि, यानी कि कलेक्टिव फार्मिंग से क्या है हमारा जो कोल खोज संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए, कलेक्टिव फार्मिंग, सामूहिक कृषि सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कुटीर उद्योग नहीं है? कुटीर उद्योग को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों कॉटेज इंडस्ट्री। आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कॉटेज इंडस्ट्री में मतलब कौन सी चीज, कौन सा उद्योग नहीं शामिल होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, सामूहिक नहीं, इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कागज उद्योग, यानी कि जो हमारा पेपर इंडस्ट्री होती है इसमें क्या है, इसमें शामिल नहीं है कुटीर उद्योग में, क्योंकि दोस्तों ये क्या है बड़ी इंडस्ट्री होती है। तो इसमें हमारा जो है सामूहिक उद्योग, अरे मतलब पेपर उद्योग एक शामिल नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो टोकरी बनाना है ये भी कुटीर उद्योग है, घर में ही बनाया जाता है। मट्टी से बर्तन भी, ये भी कुटीर उद्योग है। रस्सी बनाना भी कुटीर उद्योग है। लेकिन जो हमारा सामूहिक, अरे मतलब जो कागज उद्योग है, ये क्या है, एक कुटीर उद्योग नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सी, पेपर इंडस्ट्री कागज उद्योग सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यटन है यानी कि टूरिज्म क्या है? तो इसका सही हो जाएगा टूरिज्म एक तृतीय क्रियाकलाप है, यानी कि टेरिटरी एक्टिविटी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, तृतीय क्रियाकलाप सही है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीप रेलवे मार्ग जोड़ता है, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीप रेलवे मार्ग है किसको किसको जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिडनी पर्थ को। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल के मॉडल पेपर में भी आया है, तो इसको आप जरूर देखिएगा। सिडनी पर्थ को क्या करता है, जो ऑस्ट्रेलिया का पार महाद्वीप रेल मार्ग है वो जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। तो जो दो देशों के मध्य व्यापार होता है उसे हम बोलते हैं दोस्तों इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत ने उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन को किस वर्ष अपनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1991, ऑप्शन नंबर ए। भारत ने उदारीकरण, वैश्वीकरण और जो भूमंडलीकरण है उसको 1991 में अपनाया था। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्या, एलपीजी। ठीक, तो उदारीकरण भी क्या है, हमने 1991 में अपनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग नगर है, यानी कि इंडस्ट्रियल टाउन में से कौन सा है जो चार दिए गए हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर, ये करेक्ट है, क्योंकि जो जमशेदपुर है क्या है, एक उद्योग नगर है। अगला प्रश्न हमारा आने वाला है, वृत्ताकार प्रतिरूप नगर, यानी कि सर्कुलर पैटर्न का विकास होता है, यानी कि जो सर्कुलर पैटर्न में क्या होते हैं, नगर बसते हैं वृत्ताकार में, उनका विकास कैसे होता है? तो दोस्तों उनका विकास होता है दोस्तों झीलों के सहारे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट है। झीलों के सहारे क्या होता है, जो वृत्ताकार होते हैं, जो गोल आकार के पैटर्न के हमारे जो शहर होते हैं या नगर होते हैं, उनका विकास होता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा छोटा सा चैनल है, मैं अकेले इस पर वीडियो बनाता हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं खुद ही बनाता हूँ वीडियो, खुद एडिट करता हूँ, खुद अपलोड करता हूँ, खुद थंबनेल बनाता हूँ। तो दोस्तों प्लीज आप मतलब हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं इसका पीडीएफ भी आप सबको फ्री में ही देता हूँ। कोई ऐसा यूट्यूब पे नहीं है जो पीडीएफ फ्री में दे। सब बोलते हैं एप्लीकेशन पे जाओ, एप्लीकेशन पे डाउनलोड करो, ये करो, साइन अप करो, ये सब करो, लेकिन मैं तुम तो आपको फ्री में पीडीएफ देता हूँ। तो प्लीज़ अगर दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे इस वीडियो को क्या करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक सब्सक्राइब करते हैं ना, तो हम जल्द से जल्द वीडियो लाने की और कोशिश करते हैं और बढ़िया कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सब हमारा मोटिवेशन है, आपका लाइक और सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल के वर्षों में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश के प्रवासियों की रही, यानी कि जो भारत है उसमें किस देश की
प्रवासियों की जनसंख्या सबसे अधिक रही है। तो इसमें हम सभी जानते हैं इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के जो प्रवासी हैं, जो माइग्रेंट्स होते हैं, क्या है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, बांग्लादेश के प्रवासी, इसमें ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। बिहार में लिटरेसी सबसे कम है और जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। आप इसे याद रखिएगा, बिहार में लिटरेसी कम है, सबसे ज़्यादा कम है, और जो जनसंख्या घनत्व है सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, परिचित बीमारियां यानी संबंधित हैं, जो परिचित बीमारियां होती है किससे संबंधित होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, एकाकी बस्तियां से, यानी कि जो एकाकी बस्तियां होती है उससे क्या होती है, मेरी जो परिचित बीमारियां होती है संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैसे कॉफी के किस्म है, यानी कि जो कॉफी की वैरायटीज हैं, कॉफी की वैरायटीज हमें पहचानना है। तो दोस्तों जो ऑप्शन दिए गए हैं, अरबेरिका, रोबस्ता, लिबेरिका, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी कॉफ़ी के वैरायटीज हैं, किस्में हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे कॉफ़ी के ही वैरायटी हैं। वैरायटी मतलब जानते हैं ना, किस्म, किस्म मतलब नस्ल, एक प्रकार से मतलब टाइप है, उसी का प्रकार है। कॉफ़ी का क्या है, एक रूप से ही मतलब उसका वैरायटी है। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से भारतीय कृषि की समस्या से संबंधित है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, इनमें से सभी। क्योंकि दोस्तों ये जो जितनी भी समस्याएं हैं, ये सब क्या है, भारतीय कृषि समस्याओं से संबंधित है। जन समस्या, वाटर प्रॉब्लम के संभावित कारण है, यानी कि जल समस्या, माफ करिएगा, जल समस्या के संभावित कारण क्या है? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों डी, इनमें से सभी। दोस्तों देखिए, जो पीओआईक्यू होते हैं करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं बिना पीओआईक्यू करे चले जाएंगे एग्जाम में तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर देंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप पीओआईक्यू नहीं करेंगे पिछले 3 साल के, कम से कम 3 साल के किया करिए। कुछ बच्चे होते हैं पिछले 1 साल के देखते हैं, ये भी गलत है, और कुछ बच्चे होते हैं पिछले 10-15 साल के देख लेते हैं, ये भी गलत है। 10-15 साल का देख के क्या करोगे? आज के 5 साल पहले या 6 साल पहले तो एमसीक्यू पूछा ही नहीं जाता था इतना, 5-6 नंबर का एमसीक्यू आता था, 5-6। लेकिन देखेंगे आप कोरोना के बाद 2020-19 के बाद देखेंगे तो एमसीक्यू भरवाने में पूछे जाना लेगा 30-35 नंबर का। तो ये जो एमसीक्यू पूछा जा रहा है, तो इससे पहले तो एमसीक्यू पूछा ही नहीं जाता था, इससे पहले तो 5-6 साल पहले पैटर्न अलग था ना। तो इसलिए जितना भी आपको मतलब प्रीवियस ईयर देखना है ना, पीओआईक्यू अगर आपको देखना है ज़्यादा से ज़्यादा पिछले 3 साल या 4 साल, बहुत मैक्सिमम 3 साल, उससे ज़्यादा मत देखिए। क्योंकि जो एग्जाम पैटर्न है ना, पिछले 3 साल से डिसाइड होता है कैसा आपका पेपर आएगा। तो ये सब आप जो 10 साल का देखते हैं, जो 1 साल का देखते हैं, वो भी गलत है। 1 साल का देखने से कोई लाभ नहीं है। 1 साल से आप क्या समझ पाएंगे कि आप पूछा जा रहा है? आप 3 साल का देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगी, और अच्छे से आप अपने बोर्ड में 80-90 प्लस, तो 90 प्लस अगर ले ही आएंगे, अगर आप मॉडल पेपर भी पढ़ के जाते हैं तो 90 प्लस आपका पूरा आ ही जाएगा। ठीक दोस्तों, तो इसलिए आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसमें हमारा सही है, जो जल समस्या के संभावित कारण है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर इसमें से डी जो है वो सही था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। हम सभी जानते हैं हमारा जो प्यारा झारखंड है वो क्या है, भारत में कोयला का सबसे ज्यादा अत्यधिक उत्पादक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो हमें सबको पता है, जो सिक्किम है उसकी जनसंख्या सबसे कम है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक खनिज अधात्विक खनिज है, यानी कि नॉन मेटेलिकल खनिज कौन सा है इनमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्योंकि जितने भी ऊपर हैं ए बी सी, ये सभी क्या है, अधात्विक क्या है, खनिज है, नॉन मेटेलिकल खनिज है। ठीक, अगला है हमारा, टाटा लोहा तथा इस्पात कंपनी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में टिस्को बोलते हैं, तो स्थित है, टाटा लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थित है? तो हम सभी जानते हैं स्थित है जमशेदपुर में, ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट है। आप टिस्को का फुल फॉर्म याद कर लीजिए। टिस्को मतलब क्या है, टाटा लोहा तथा इस्पात कंपनी। ठीक, इसे इंग्लिश में कहते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इसे आप याद कर लीजिए, टिस्को। टिस्को का फुल फॉर्म जरूर आ सकता है कभी कभी, और इसकी स्थापना कब हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतमाला परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना निम्नलिखित से संबंधित है हमारा राष्ट्रीय जल मार्ग निर्माण से, यानी कि नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन से, तो राजमार्ग निर्माण से। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजमार्ग निर्माण, ये वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में रंगीन टेलीविजन यानी कि कलर टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें ए, 1982 में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत हुई, जब वही राजीव गांधी का जो कार्य था उसी समय में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे लोहा इस्पात उद्योग से संबंधित है? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा डी, इनमें से सभी लोहा इस्पात से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, एयर इंडिया संबंधित है। तो हम सभी जानते हैं जो एयर इंडिया है वो किससे संबंधित है, वो सब वायु विमान मार्ग से संबंधित है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि हमारा 2025 का लास्ट प्रश्न होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में
मलिन बस्तियां स्लम की प्रमुख समस्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जितनी समस्याएं हैं ये सभी क्या हैं, मलिन बस्तियां, जिसे हम स्लम बोलते हैं। स्लम मतलब क्या होता है, जो झुग्गी झोपड़ियां होती हैं, मलिन बस्तियां होती हैं। इंग्लिश में बोलते हैं स्लम और हिंदी में बोलते हैं मलिन बस्तियां। तो मलिन बस्तियां की जो समस्याएं हैं, तीनों समस्याएं हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2025 का जितना भी हमारा क्वेश्चन आया था एमसीक्यू का, यानी कि ऑब्जेक्टिव, वो पूरा होता है। अब आइए चले बढ़ते हैं अपने 2024 की तरफ। जो 2024 में पूछा गया था उसको देखते हैं। पूरे 2024 के पीआईक्यू देखेंगे जो एमसीक्यू के थे। अगला प्रश्न है हमारा, एंथ्रोपोलॉजियोग्राफी किसने लिखी? तो जो दोस्तों इसके लेखक हैं, जो इसको लिखने वाले थे, वो थे दोस्तों फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक, तो इसका फ्रेडरिक रेटजेल, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा भी फ्रेडरिक रेटजेल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मृतकों की संख्या को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर हमारा सी, अशोधित मृत्यु दर। ठीक, अशोधित मृत्यु दर, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में गहन निर्वाह कृषि की जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला का सर्वोत्तम किस्म है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रोसाइट। ठीक, तो हमारा एंथ्रोसाइट क्या है, करेक्ट है, क्योंकि कोयला का सबसे अच्छा किस्म है। अगला है, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में क्या है, पंपास की घास के मैदान है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। अगला है हमारा, विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई है वो है कुटीर उद्योग। ठीक, ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वह क्रियाकलाप जिनमें तैयार वस्तुओं का उत्पादन व निर्माण नहीं होता है वो होते हैं? तो दोस्तों, जिनमें तैयार वस्तुओं का उत्पादन व निर्माण नहीं होता है उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? हम उनको बोलते हैं दोस्तों, पहले तो बोलते हैं उनको तृतीयक क्रियाकलाप, और हम उसको बोलते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप। यानी कि बी और सी दोनों इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि बी और सी दोनों में क्या होता है, तैयार वस्तुओं का उत्पादन व निर्माण नहीं होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी क्या हो गया, करेक्ट है। अब अगला प्रश्न है, पर्यटन यानी कि टूरिज्म का उदाहरण है? तो टूरिज्म उदाहरण है दोस्तों, ये देखिए पिछली बार पूछा गया था ना, देख लीजिए, ये सन 2025 में भी पूछा गया था, 24 में आ रहा है प्रश्न। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें दोस्तों सी, तृतीय क्रियाकलाप। यानी कि तृतीय क्रियाकलाप क्या है दोस्तों, ये हमारा टूरिज्म का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी कि NH44 जोड़ता है? तो NH44 किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है हमारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। स्वेज नहर यानी कि स्वेज कैनाल जोड़ता है? तो इसका सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें सी, भूमध्य सागर और लाल सागर को। भूमध्य सागर जो लाल सागर है उसको स्वेज कैनाल हमारा जोड़ता है। ठीक, अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1995 यानी कि 1995 में भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। निम्न में से प्राचीन शहर कौन सा है? यानी कि इनमें से बताना है सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हमारा पटना। पटना का है दोस्तों एक प्राचीन शहर है। अगला प्रश्न है हमारा, चाय उत्पाद प्रदेश है? तो हम सभी जानते हैं चाय उत्पाद प्रदेश है, ये है दोस्तों हमारा इनमें से सभी, यानी कि जितने भी तीनों ऑप्शन है सभी चाय उत्पाद प्रदेश हैं। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुष्क कृषि भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? तो इसमें सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बाजरा। बाजरा जैसी फसलें कहाँ उगाई जाती हैं? शुष्क भूमि क्षेत्र में, जैसे कि राजस्थान वाले क्षेत्रों में, जहाँ पर वर्षा कम होती है, जहाँ की जमीन या कृषि क्या है, शुष्क भूमि वाली कृषि है। तो बाजरा इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कार्यक्रम जल संभर विकास परियोजना से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें डी, इनमें से सभी। इनमें जितने भी ऊपर के ऑप्शन हैं सभी सही हैं, क्योंकि ये सभी हमारा जल संभर विकास परियोजना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में नुमाड़ी तथा गुआ खदानें स्थित हैं? तो नुआमंडी और गुआ खदानें कहाँ स्थित हैं, हम सबको पता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, झारखंड। झारखंड में ही हमारी नुआमंडी और जो गुआ खदानें हैं उपस्थित हैं। अगला प्रश्न है, हजारी विजयपुर जगदीशपुर यानी कि HVJ संबंधित है? तो दोस्तों संबंधित है हमारे ऑप्शन नंबर ए, गैस पाइपलाइन से। गैस पाइपलाइन से क्या, जो हमारा हजारी विजयपुर और जगदीशपुर है क्या है, संबंधित है। इसको हम HVJ बोलते हैं। ठीक, तो अभी याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किस देश की सहायता से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ, जो कि हमारा प्रिय देश है, हमारा प्रिय संबंधी है। सोवियत संघ इसमें करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। USSR इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं सोवियत संघ, जिसको हम रूस के नाम से जानते हैं, क्योंकि सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया, तो जितनी भी जिम्मेदारियां थी सब रूस के ऊपर आ गई, रूस उसका उत्तराधिकारी बना। तो इसमें हमारा सोवियत संघ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बोकारो कहाँ पर है आप बताइए, अगर आपको पता है कमेंट में बताइए।
अगला प्रश्न है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कोयम्बटूर। जो हमारा ऑप्शन नंबर कोयम्बटूर है ये सही है, क्योंकि इसमें जो दक्षिण भारत है इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। पूर्वोत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं? तो पर्वतीय क्षेत्र में हमारे अधिवास जो पाए जाते हैं वो होते हैं सीढ़ीदार। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सीढ़ीदार। अगला प्रश्न है भारत में कितने राज्य हैं? तो हम सबको पता है भारत में राज्यों की संख्या है 28। ठीक, वर्तमान समय में 28 है। जब ये प्रश्न पूछा गया है तो आप जान लीजिए एक क्वेश्चन आ भी सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ राज्यों की संख्या घटती बढ़ती रहती है ना। कभी कभी किसी राज्य को हटा दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है एक में, या किसी नए राज्य को बना दिया जाता है। तो 28 राज्य की संख्या है हमारे पूरे भारत में। अगला प्रश्न है विभिन्न आयु समूहों के में लोगों की संख्या को कहा जाता है? जो विभिन्न आयु समूह के लोगों की संख्या होती है उसे बोलते हैं हम आयु संगठन। ठीक, आयु संगठन मतलब कितने लोग के समूह, कितने लोग मतलब कैसे हैं हमारे भारत में, कितने लोगों का समूह जवान है, कितने लोग बूढ़े हैं, इसी को बोलते हैं। यानी कि जो विभिन्न आयु समूहों के लोग होते हैं उनकी संख्या को हम कहते हैं आयु संगठन। हमारे यहाँ का आयु संगठन कैसा है? हमारे यहाँ जानते हैं ना, हमारा भारत देश युवा देश है। युवा देश का मतलब क्या है? यहाँ की जो आयु संगठन है, आयु संरचना है, इसमें युवा लोग ज्यादा हैं। अगला प्रश्न है ओपेक का मुख्यालय है? ओपेक का प्रश्न आपके मॉडल पेपर में जा सकता है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है इसको आपको बताना है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वियना में। वियना में ही हमारा ओपेक जो है इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी जितने हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ये सब क्या है? गैर परंपरागत स्रोत के उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत है? तो ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत है दोस्तों इनमें से सभी, यानी कि मोटर वाहन से भी ध्वनि प्रदूषण होता है, उद्योगों से भी ध्वनि प्रदूषण होता है, लाउड स्पीकर से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इसमें हमारा इनमें से सभी सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है 2024 का एमसीक्यू। अब हम बढ़ते हैं अपने 2023 के एमसीक्यू की तरफ, क्योंकि 2023 का भी एमसीक्यू हम देख लेंगे, उसी के बाद हमारा वीडियो समाप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं अपने 2023 के एमसीक्यू को। अगर अभी तक भी आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज दोस्तों हमारे मेहनत को देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं अपने एमसीक्यू को 2023 के। दोस्तों जो हमारा पहला एमसीक्यू आया था 2023 में, वो आया था ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, या तीसरा नव नियतिवाद, नियो डिटर्मिनिज्म। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है? तो जब सबसे अधिक जनसंख्या वाला हम सभी जानते हैं दोस्तों जो महादेश है वो है हमारा एशिया। एशिया में सबसे ज्यादा क्या है? जनसंख्या है। तो एशिया के बाद कौन सा है आप बता सकते हैं तो प्लीज कमेंट करिए। अगला प्रश्न है हमारा मानव विकास सूचकांक का मापक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन तक पहुंच, ये सब क्या है? ये सभी के सभी हमारे मानव विकास सूचकांक के मतलब मापक हैं। मानव विकास सूचकांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसको बोलते हैं हम HDI। तो इसको भी याद रखिएगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम HDI। HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये सब मानव विकास के जो है सूचकांक का अंग्रेजी अनुवाद है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में HDI बोलते हैं। इसे आप प्लीज याद रखिएगा क्योंकि इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो इसका सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, भूमध्य सागरीय कृषि, यानी कि मेडिटेरियन जो एग्रीकल्चर होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी खेती होती है उसमें कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो हम सभी जानते हैं जो कच्चे मालों के उत्पादन करता है अन्य उद्योगों के लिए, वो करता है हमारा दोस्तों आधारभूत उद्योग, यानी कि बेसिक इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री क्या करता है? जो अन्य उद्योग होते हैं उनके लिए क्या करता है? रॉ मटेरियल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कच्चे माल, वो तैयार करता है। और इसी के माध्यम से जो हमारा मतलब बेसिक इंडस्ट्री होती है, इसी के आधार पर आप देखेंगे जितनी भी हमारी अन्य उद्योग है वो क्या करते हैं? अपना कच्चा माल प्राप्त करते हैं और अपना कार्य करते हैं जो इनको उत्पादन करना रहता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, व्यापार। व्यापार एक तृतीयक क्रियाकलाप है। मतलब तृतीयक समझ रहे हैं, 3 सेक्टर है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ भी आ गया है। तो तृतीयक में हमारा मेनली क्या आता है? सेवा वो आता है। तो व्यापार भी एक रूप से सेवा है, तो उसमें हम व्यापार को भी शामिल कर लेते हैं। तो व्यापार क्या है दोस्तों? हमारा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। तो ऑप्शन नंबर बी ट्रेडिंग सही है। किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। यूएसए में जो रेल मार्ग का सबसे सघनतम जो घनत्व है वो पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम बोलते हैं WTO इंग्लिश में, का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जनेवा में। ठीक, विश्व व्यापार संगठन है हमारा जो है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसी को हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट फॉर्म में WTO बोलते हैं। तो जो इसका मुख्यालय है हमारा जनेवा में है। तो इसका फुल फॉर्म और इसका जो हिंदी अनुवाद हो याद रखिएगा, WTO को बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोले तो विश्व व्यापार संगठन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया में कौन सा ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें प्रथम, प्राथमिक क्रियाएं। तो ऑप्शन नंबर प्रथम इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक नगर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों दूसरा, वाराणसी। वाराणसी क्या है दोस्तों? एक धार्मिक नगर है। ठीक, शिव जी की नगरी वाराणसी, इसको हम बोलते हैं धार्मिक नगर। अगला प्रश्न है हमारा भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? अगर आपको पता है प्लीज कमेंट करिए, मैंने बताया था अभी आगे आपको। भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 31, यानी कि भारत में जो नगरीय जनसंख्या है वो 31% है। उसके अलावा जो शेष जनसंख्या है वो ग्रामीण जनसंख्या के रूप में उसे जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रवास के कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, अपकर्ष कारक, यानी कि पुल फैक्टर। पुल फैक्टर की वजह से क्या होता है, लोग आकर्षित होते हैं प्रवास के लिए। पुल फैक्टर क्या करता है, लोगों में प्रवास के प्रति आकर्षण बढ़ाता है। अगला प्रश्न है हमारा वर्ष 2011 में भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता उच्चतम रही थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल में क्या थी, स्त्री साक्षरता सबसे ज्यादा थी, तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा नगर है, तो भारत का सबसे बड़ा नगर है वो मुंबई, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1960 के दशक में हुई थी। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा हल्दिया तेल शोधन कारखाना अवस्थित है, तो जो हल्दिया के तेल शोधन कारखाना है कहाँ पर है? ये हल्दिया के तेल शोधन कारखाना है हमारा पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही हो जाएगा। ये जो तेल शोधन कारखाना है ये पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। अगला प्रश्न है झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो झरिया क्षेत्र प्रसिद्ध है वो है हमारा कोयला के लिए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, कोयला। अगला प्रश्न है बोकारो इस्पात केंद्र है, तो जो दोस्तों बोकारो इस्पात केंद्र है या एक सार्वजनिक क्षेत्र का केंद्र है या सार्वजनिक क्षेत्र है, पब्लिक सेक्टर सही हो जाएगा क्योंकि ये सार्वजनिक है, सरकारी चीज है। बोकारो इस्पात केंद्र प्राइवेट नहीं है, ना ही संयुक्त है, और इनमें से कोई भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो सेकंड है सही हो जाएगा क्योंकि बोकारो इस्पात एक सार्वजनिक क्षेत्र है या सरकारी क्षेत्र है। अगला है निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों सेकंड, अहमदाबाद। अहमदाबाद क्या है, भारत का मैनचेस्टर है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है वो है NH44, यानी कि नेशनल हाईवे 44, राजमार्ग होगा। मैं बार बार राजमार्ग को जलमार्ग बोल दे रहा हूँ, तो इसमें राजमार्ग हमारा करेक्ट हो गया। ठीक, अब NH44 इसमें करेक्ट है। अगला प्रश्न है उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है हमारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें थर्ड जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन नगरों के मध्य निर्मित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हम सभी जानते हैं जो भारत की प्रथम रेलवे लाइन है वो 1953 में निर्मित की गई थी, यानी कि बनाई गई थी। किसके मध्य बनाई गई थी? ठाणे से मुंबई, तो मुंबई टू ठाणे ऑप्शन नंबर हमारा इसमें थर्ड करेक्ट है। ठीक, जान जाइएगा मुंबई से ठाणे, इसे मतलब रट ही लीजिए, तो मतलब सबको याद ही होना चाहिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अभी से आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि आ सकता है प्रथम रेलवे लाइन किन नगरों के मध्य बनाई गई थी? बॉम्बे में बनाई गई थी। बम्बई से ठाणे दोनों कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। मुंबई भी महाराष्ट्र में, ठाणे भी महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है कोलकाता बंदरगाह स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मतलब दूसरा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हमारा क्या है, जो कोलकाता बंदरगाह है वो स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा धारावी बस्ती कहाँ अवस्थित है? तो धारावी बस्ती कहाँ है? बम्बई में है, तो आप जानिए जो धारावी है ये कहाँ है? बम्बई में है। एक स्लम टाइप का एक समझ लीजिए है, मतलब धारावी बस्ती बहुत बढ़िया है बम्बई की, तो इसको आप जान जाइए हमारा जो बम्बई है इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा या प्रथम हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्म वर्षा का एक कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
फोर्थ वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है दोस्तों? अम्ल वर्षा जो होती है, एसिड रेन जो होती है, उसका कारण है। और सबको पता होगा एसिड रेन की वजह से जो हमारा ताजमहल है वो हल्का हल्का पीला होता जा रहा है, उसका जो सफेद रंग है वो क्या होता जा रहा है? डल होता जा रहा है, धुंधला होता जा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, ज्योग्राफिया जनरलिस्ट किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, बर्नहार्डस वेनेलिस्ट। ठीक, बर्नहार्डस वेनेलिस्ट क्या थे? ये लेखक थे हमारे ज्योग्राफिया जनरलिस्ट के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो कौन से हैं पूछ रहा है, तो हैं पूछ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इसके जो ऑप्शन होंगे एक से अधिक होंगे। तो जब हैं आ जाए ना, तो इसे मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक बता दे रहा हूँ। जब कहीं पर है, तो जब है रहेगा तो इसका मतलब क्या है? वहाँ पर कोई एक, मतलब इनमें से जो सभी वाला ऑप्शन है वो नहीं सही होगा। ठीक, उसमें कोई एक ऑप्शन सही होगा। लेकिन मान लीजिए वहीं पर है पूछे हैं, मतलब जब यहाँ पर बूंदी लगा देता है एक छोटा सा है हाई, हाँ के ऊपर देखेंगे आप यहाँ पर, इसमें देखिए आप ध्यान से, अगर यहाँ पर तो एक हाँ के ऊपर बूंदी लगाया है ना, तो इसका मतलब है। तो है का मतलब क्या है? इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही रहेंगे ना, क्योंकि है जो है बहुवचन के लिए इस्तेमाल होता है और है एक वचन के लिए। तो बहुवचन का मतलब एक से अधिक, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इनमें से सभी। तो आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, जो आपको क्वेश्चन ना है तो आप ये लगा लीजिएगा। अगर उसमें है दिया गया है तो आप जान जाइए इनमें से जो सभी होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उसमें वो सही होगा। ठीक, तो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। जनसंख्या वितरण को सभी प्रभावित करते हैं, जलवायु प्रभावित करती है, मृदा भी और जल की उपलब्धता भी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में निम्नलिखित में से किस देश का न्यूनतम लिंगानुपात है? यानी कि लिंगानुपात किस देश का सबसे कम है, बताना है हमें इसमें। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब जो है उसमें सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है पूरे दुनिया में। अगला प्रश्न है, मतलब निम्नलिखित देशों में से अगला प्रश्न है हमारा, पूर्व पूर्व पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप के अधिवास पाए जाते हैं? तो जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं अधिवास वो होते हैं सीढ़ी नुमा या सीढ़ीदार। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सीढ़ी नुमा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक प्रजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, अफ्रीका। अफ्रीका में वैश्विक प्रजाति के लोग पाए जाते हैं, समूह पाया जाता है। दामोदर घाटी परियोजना, जिसको हम डीवीसी बोलते हैं, स्थित है। तो दामोदर घाटी परियोजना कहाँ है? झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट है। बिटुमिनस किस खनिज का प्रकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों, बिटुमिनस का किस खनिज का पदार्थ है इस वाले में? हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों कोयला सही हो जाएगा थर्ड, क्योंकि दोस्तों जो बिटुमिनस है कोयला का एक प्रकार है। तो दोस्तों इसी के साथ जो आपका पीओक्यू का वीडियो था खत्म होता है, यानी कि जितने भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो पिछले हमारे 3 साल में आए थे झारखंड बोर्ड में, वो सारे कर लिए। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप ऑब्जेक्टिव के अलावा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का चाहते हैं, यानी कि शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो में कमेंट करिए, मैं आपको उसका वीडियो बनाकर दूंगा। लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ हमारे इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, क्योंकि दोस्तों लाइक करते हैं आप तो हमारा खुद ब खुद वीडियो बनाने का मन कर जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप ज्योग्राफी के मॉडल पेपर को देखना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक उसको नहीं सॉल्व किया है, क्योंकि अगर मॉडल पेपर बिना सॉल्व करे आप जाएंगे तो मॉडल पेपर जो है दोस्तों वो हमारा क्या होता है, एक रूप से एक नमूना होता है कि आपका बोर्ड का पेपर ऐसे ही आएगा। और मॉडल पेपर से भी हमारे 30-35 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड में एज इट इज पूछे जाते हैं, यानी कि जैसे मॉडल पेपर में वैसे ही रिपीट हो जाता है हमारा बोर्ड के पेपर में। तो अगर आपने मॉडल पेपर का सोल्यूशन अभी तक नहीं देता है, प्लीज़ हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी मॉडल पेपर के सोल्यूशन का। तो वीडियो का, उस वीडियो को आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको सारा जितना मॉडल पेपर है मैंने अच्छे से कराया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, आप अच्छे से समझ जाएंगे और उसका पीडीएफ भी आप पा जाएंगे फ्री में। और इस वीडियो का पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी फ्री पीडीएफ करके, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपका पीडीएफ तुरंत डाउनलोड हो जाएगा बिना किसी कॉस्ट के। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ लो।